हाँ तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आप ध्यान से देखें, इसको बिल्कुल गहराई से सीखना है किस तरीके से इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। बच्चों आपको बता दें, बिहार बोर्ड के गणित की एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो इसमें अभी 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 50 नहीं, हालांकि 100 पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही रंगना होता है, उस 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना होता है। शेष जो 50 होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो आज उन्हीं में से हम लोग 10 या 11 ऑब्जेक्टिव के विषय में हम लोग देखेंगे। चलिए आइए, अब ज़्यादा लेट नहीं करूंगा मैं, आइए देखते हैं क्या सवाल है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इसमें, बहुत ज़्यादा। चलिए आ जाइए अपने मुद्दे पे, बहुत ज़्यादा मज़ा ही आने वाला है आपको। चलिए शुरू करें सवाल को, देखते हैं क्या है। लिखा है रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। बच्चों रैखिक समीकरण बहुत बड़ी बात है। रैखिक समीकरण होता क्या है मैं आपको बता दूं। रैखिक समीकरण होता कैसा है, जैसे मैं एक वैसी एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 है। यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यह एक द्विघात बहुपद है। जब हम इसी को हल करते हैं तब जाके सपोज करिए, मान लीजिए ऐसा हो रहा, ये मान लीजिए ऐसा, हालांकि होगा नहीं लेकिन फिर भी आप मान लीजिए इस तरीके से निकल के सामने आ रहा हो। तो बच्चों ये जो हमारे सामने ये जो समीकरण बना, ये जो बना x+2 इंटू x+3, यही रैखिक समीकरण बना। इस रैखिक समीकरण से हमारा शून्यक प्राप्त होता है। तो कुल मिला के बात अब कहें x+2 हो गया, यह भी रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो 1 होता है। तो इसके ऊपर जो घात होगा वह घात कितना होगा? 1 होगा, 0 नहीं हो सकता। रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो 1 होता है, क्योंकि यदि आप किसी भी संख्या पे यदि घात हम 0 कह दें तो उसका मान 1 हो जाता है। दुनिया का कोई भी संख्या हो, यदि उस पे घात हम लोग 0 रख लेते हैं, मान लीजिए 100 है, 100 पे घात यदि 0 है तो इसका मान बच्चों 1 होता है। यही कारण है कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है वह 0 नहीं हो सकता। 2 हो तो वह द्विघात ही है, रैखिक हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। कितना घात होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट आंसर। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा ये है, क्या लिखा है देखिए। तो लिखा है यहां पे देखिए, tan π/2 का मान क्या होगा। काय tan π/2 का मान क्या होगा? ऑप्शन दे दिया है, 0 है, √3 है, सी में 1/√3 है, और डी में इन्फिनिट है, जिसको अनंत भी कह सकते हैं, या फिर अपरिभाषित भी इसको कहते हैं। अपरिभाषित क्या मान होगा इसका? चलिए इसको देखते हैं। बच्चों जब भी इस तरीके का सवाल आए, घबराने की बात नहीं है। पाई की जगह पे आप 180 रख लें। पाई की जगह पे कितना रखना है आपको? 180। अब जब 2 से कटाइएगा तो कितना होगा? 90। अब आपके पास जो निकल के आया, क्या आया? tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है ये बताइए। 0 होता है, या √3 होता है, या 1/√3 होता है? देखिए अब इसको छांटते हैं। √3 जो होता है बच्चों वो tan 60 का मान होता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3। आप कहेंगे 1/√3, तो ये tan 30 का मान होता है, ठीक है। tan 30 का मान होता है। और tan 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/√। अब tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? जैसे यहां पे 0 भी दिया है, क्या tan में कहीं 0 भी मान होता है? tan यदि आप देखेंगे, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। tan 30 डिग्री बराबर में क्या होता है? 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित
क्या होता है, अपरिभाषित, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इनमें से ये कोई हो ही नहीं रहा। ये हमारा राइट आंसर। चलिए अगला करते हैं। एक इसको देखिए, लिखा है कि बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में है। ये जो क्वेश्चन है, बिंदु 4 और 3 कह रहा है किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश अर्थात किस चौथे अंश में, तो ये रहा चतुर्थांश। इसको जो बोला जाता है, ये आप इसको प्रथम भी कह सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको आप द्वितीय कह सकते हैं। ये द्वितीय कह नहीं सकते, ये द्वितीय ही है, कहना नहीं है, ये द्वितीय ही है। मैं फटाफट लिख दूं, इसको द्वितीय कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तृतीय आपका हो गया, तृतीय, और ये जो चतुर्थांश आप देख रहे हैं, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो, चतुर्थ, चौथा। तो यहां जो होता है वो सिर्फ प्लस और प्लस का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे प्लस प्लस वाले। यहां जो होता है वो माइनस और प्लस वाला होता है। यहां जो होता है वो माइनस और माइनस वाला होता है। यहां जो होता है वो आप कहेंगे एक्स, तो यहाँ प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन होता है। आप हमसे पूछा है 4 और 3 किस चतुर्थांश में, आप कहेंगे 4 के आगे भी प्लस लगा हुआ है, ठीक है, 3 के आगे भी प्लस लगा हुआ है, तो इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो प्लस प्लस वाला प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो हम ऑप्शन नंबर मारेंगे ए, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। लिखा है वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। एक वृत्त है, एक वृत्त मैं बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक ये वृत्त है, इस केंद्र पे, एक वृत्त के केंद्र पे यहां पे कितने डिग्री का कोण बनता है, मैं बताता हूं। केंद्र में एक बिंदु, एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। एक रेखा की बात करें, यदि ये आप रेखा की बात की जाए तो इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जब एक बिंदु की बात की जाए तो उस बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वही कहा है कि वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त का केंद्र एक बिंदु है, उस पे कह रहा है कितने डिग्री का कोण बना है, तो ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री। बच्चों एकदम बिल्कुल धरले से, बहुत ही कम समय में ऐसे सवालों को कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट सीखने की आवश्यकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया कि किसी वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। आगे आते हैं, क्या लिखा है, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा। बहुलक मीन क्या, बहुलक मीन, अरे बहुलक वो जो बार बार आता है, जिसकी पुनरावृत्ति ज्यादा हुई हो। चलिए देखते हैं किसकी पुनरावृत्ति ज्यादा हुई है। हम देखेंगे 3 को, एक बार देखें, 3 एक ही बार लिखा है, चलिए 3 तो नहीं हो सकता। 5 की बात करें तो 5 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुल मिला के 5 सबसे अधिक बार लिखा गया है। इसीलिए 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का जो बहुलक होगा वो 5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे आते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है। लिखा है त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है एबीसी में, लिखा है एबी एवं एसी के मध्य बिंदु डी एवं ई है। सबसे पहले मैं आपको एक त्रिभुज बना के दिखा दूं। ये त्रिभुज है, ये जो आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी और सी। एबीसी एक त्रिभुज है। लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में क्या है कि एबी एवं एसी, तो एबी तो ये है, ये एबी है, एसी तो ये है, एबी एवं एसी के मध्य बिंदु, मध्य मतलब बच्चों इसके बीच में, इसके बीच में, सपोज करिए यहां होगा बीच में, मध्य बिंदु कह रहा है क्या है, तो डी और ई है, डी और ए है। इस प्रकार है कि डीई समानांतर होता है बीसी। इस प्रकार है कि ये जो डी है ना वो बीसी के समानांतर है। लिखा है बीसी 8 है, बीसी कितना है, 8 है, तब डी कितना होगा, बीसी 8 है, डी कितना होगा। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल हो गया। ऐसी जब भी इस तरीके का सवाल हो, कह रहा है कि ये बीसी, ये तो 8 है, तो यह कितना होगा, आप एक शब्दों में कहेंगे यह क्या होगा, यह 4 होगा।
कितना सेंटीमीटर होगा? यह जब 8 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर हो। जब भी इस तरीके का सवाल हो आप ऐसा कह सकते हैं। कैसे होगा 4? एक बार इस पे ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज एबीसी में जब भी बीसी समानांतर हो जाता है डी, इस तरीके से जब भी होता है, तब होता क्या है? तब आप कह सकते हैं एडी, इसको जो लिखेंगे आप कह सकते हैं एडी बटा में बीडी बराबर में हो जाता है एई बटा में बीसी, या सी लिख सकते हैं इसको। ये होता है। तो कुल मिला के मान लीजिए यह एक है, यह एक है, यह एक है, यह एक है, तो वैसे भी ये बराबर होता ही है। आप चाहे इसको जो मान लीजिए, लेकिन हमसे जो यहाँ पे जो सवाल पूछा है वो सवाल कुछ और ही कह रहा है। ये सवाल ये कहा है कि यदि DE समानांतर है BC, यदि BC 8 है तो DE कितना होगा? हमेशा क्या होता है, इसको आप याद रख लीजिए, हमेशा जो DE होता है वो BC का आधा होता है, BC का आधा होता है। यदि DE 4 दिया रहता तो इसका ये दोगुना होता है। हमेशा इस चीज को आप याद रखेंगे। क्या होता है? जब DE समानांतर हो BC, जब DE को देख लीजिए एक बार, जब DE समानांतर हो जाए BC, यदि BC, चूंकि BC नीचे वाला बड़ा दिख रहा है, तो BC यदि 8 है तो आपका जो DE हो जाएगा वो इससे आधा हो जाता है, वह 4 हो जाता है। इस तरीके से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते। देखा, एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की क्या प्रायिकता होगी? एक सिक्का मैंने उछाला, तो एक सिक्का उछाला, या उस सिक्के में क्या है, या फिर तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। दो ही आएगा सिक्के में। एक सिक्के को उछालेंगे, या चित आएगा या पट आएगा। क्या लिखा है? एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की क्या प्रायिकता होगी? चित। तो टोटल संभावना कितनी है? टोटल कितनी संभावना बन रही है? 2 की। और चित 2 में से कितना है? तो आप कहेंगे 1 ही है, तो यहां ऊपर में 1, तो 1/2। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर। चलिए इसको देख लेते हैं। लिखा है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर मीन इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर। तो कितने का अंतर जा रहा है? आप कहेंगे 4, 6, 10, 6, 16, मतलब 6 का गैप जा रहा है, तो सार्वंतर 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, इतना है, इतना साधारण सवाल है, इतना मजेदार सवाल है कि 1 सेकंड भी इसमें हम लोगों ने नहीं लिया। 1 सेकंड भी यदि इस पे हम दे रहे हैं तो समझ लीजिए इस पे रहम ही हम लोग कर रहे हैं, उतना टाइम भी हम लोगों को। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एक बार देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है इसको देखिए। क्या लिखा है? लिखा है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात यदि 4 और 9 हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात का क्या होगा? जब उसकी भुजा दी गई हो, आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 है, 4:9 को आप 4/9 भी लिख सकते हैं। जब ये भुजा है ना, क्षेत्रफल पूछ दे, कुछ नहीं करना है, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, 4 चौके 16, 9 नमा 81, ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर होगा। इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। आगे आते हैं, लास्ट सवाल है। लिखा है 1/√3 किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 1/√3 tan 30 के बराबर है। ये आज के 11 सवाल हम लोगों ने बहुत ही कम समय में कर लिया, और एग्जाम नजदीक है। आपको अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक गणित ही नहीं, आपको हर विषय में पकड़ बनानी पड़ेगी, हर विषय की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।